अभी क्या हुआ है कि नीति आयोग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप चल रही थी, 10वीं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें उन्होंने ये क्लेम किया कि इंडिया की जो जीडीपी है उसने जापान को क्रॉस कर दिया है। इंडिया की जीडीपी पहुंच चुकी है 4.187 ट्रिलियन और जापान की 4.186 ट्रिलियन डॉलर्स। कहना यह है कि आईएमएफ के डेटा के बेसिस पे ये कैलकुलेशन हुई है और इंडिया की जीडीपी जापान को क्रॉस कर चुकी है। इसमें कोई डाउट नहीं है, वैसे आज नहीं तो कल वैसे भी इंडिया क्रॉस कर जाएगा जापान की इकॉनमी को, तो कोई इतनी बड़ा इसमें कोई डाउट करने वाली चीज है नहीं। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि जर्मनी की जो इकॉनमी है उसको भी हम 2.5-3 साल में क्रॉस कर जाएंगे। अब जो करंट हमारी गवर्नमेंट है ना, वो अपनी जीडीपी को लेके काफी प्रमोशन करती है, जो कि करना भी चाहिए उनको, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है तो अच्छी चीज है और पास्ट 10 से 15 सालों में वो बहुत तेजी से बढ़ी है। बहुत सारे बाहर के इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में आए हैं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है। इवन जो बाहर के बिजनेसेस थे, आईफोन जो है उसका जो प्रोडक्शन है, आईफोन अपने आप में ही $1 ट्रिलियन कंपनी है, उसका प्रोडक्शन इंडिया में होने जा रहा है, तो उस पर ट्रंप की इतनी सारी बातें भी आई हैं। तो कहने का मतलब इंडिया में प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो इंडिया में जीडीपी बढ़ रही है। पर एट द सेम टाइम लोगों को ये भी समझना जरूरी है कि गवर्नमेंट वही प्रमोट करेगी जो वो अच्छा कर रही है, जो वो सही से नहीं कर पा रही उस चीज को प्रमोट नहीं करती। वो चीजें बताना हमारा काम है, वो हम बताएंगे, लेकिन इसके साथ में कुछ और भी ब्रेन को घुमा देने वाले चीजें हैं, जो फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये समझो जीडीपी होता क्या है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। जीडीपी होता है प्रोडक्शन, ठीक है, कितना प्रोड्यूस कर रहे हो आप। अगर मैं सिंपल वे में समझाऊं ना, एक कंट्री का जीडीपी ऐसे समझो कि अगर आपकी फैमिली है, ठीक है, आपकी फैमिली के पास अगर 1 करोड़ रुपए का घर है ना, और आपके जो फादर हैं वो 10,000 रुपए सैलरी कमाते हैं सिर्फ 1 महीने की, तो 1 करोड़ का जो घर है उसका जीडीपी में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सिर्फ 10,000 जो कमा रहे हैं ना आपके फादर, वही सिर्फ आपकी फैमिली की जीडीपी है। दूसरा, सपोज करो कि आपकी फैमिली में जो आपकी मदर है वो अचार वगैरह का बिजनेस करने लग जाए, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में माधवी भाभी करती हैं, और अगर वो 5,000 रुपए का अचार बना रही हैं, तो आपकी जो जीडीपी है वो 10,000 की बजाय 15,000 हो जाएगी। तो जो जीडीपी होती है ना, वो होती है कि आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो। प्रोडक्शन में आपका अचार तो आएगा ही, जो आप प्रोडक्ट्स डेवलप करते हो वो तो आएंगे ही, साथ में सर्विसेज भी आती हैं प्रोडक्शन में। सर्विसेज मतलब आप जब कभी किसी के यहाँ जॉब करने जा रहे हो तो आप सर्विस दे रहे हो ना, आप सर्व कर रहे हो उनको, तो वो भी जीडीपी का हिस्सा ही होता है। तो ये होती है जीडीपी। और इंडिया की जीडीपी इतनी बड़ी क्यों है, इसका भी मैं आपको आंसर दे देता हूँ। सपोज करो कि आपके पड़ोस में सिर्फ 2 बंदे रहते हैं, उनमें से दोनों बंदे कमाते हैं और 10-10 रुपए कमाते हैं, 10-10 रुपए, तो उनकी जो जीडीपी है वो 20 रुपए हो गई। लेकिन आपके घर में 20 बंदे रहते हैं और 2-2 रुपए हर बंदा कमा रहा है, तो आपकी जो जीडीपी है वो 40 रुपए है, जो कि उनकी 20 रुपए से ज्यादा है। तो आपकी जीडीपी ज्यादा बड़ी है, तो आपका घर जो है वो ज्यादा अमीर लगेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि आपके घर में बंदे भी तो 20 हैं, तो एक बंदा 2 रुपए कमा रहा है, उनका एक ही बंदा 10 रुपए कमा रहा है, तो उनके पास 10 रुपए स्पेंड करने के लिए हर बंदे के पास, हमारे पास सिर्फ 2 रुपए। तो हमारे जो लोग हैं वो गरीब है, देश जो है वो अमीर कह सकते हो आप। इसीलिए ये रीजन है कि हमारी जीडीपी बहुत बड़ी है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो है ही 140-150 करोड़ की। तो जापान को बीट करना बहुत ज्यादा प्राउड की बात नहीं है। लेकिन अगर हम अपना पास्ट देखें कि भाई हमारी जीडीपी जो है वो इतनी छोटी थी, छोटे छोटे कंट्रीज इतनी पॉपुलेशन वाले भी हमसे ज्यादा जीडीपी रखते थे, तो बुरा भी नहीं है, सेलिब्रेट भी थोड़ा बहुत करना चाहिए, कोई गलत बात नहीं है, हमने उनकी जीडीपी क्रॉस करी है। तो जीडीपी और जीडीपी पर कैपिटा डिफरेंट चीज होती है। जीडीपी होती है सिंपल, आपके देश पे कितना पैसा है। जीडीपी पर कैपिटा मतलब उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, हर बंदे पे कितना पैसा आ रहा है। हालांकि इसके आगे भी कहानी है जो अजीब है। तो जीडीपी पर कैपिटा हमारे देश की बहुत लो है, भले ही हम 4थी पोजीशन पे जीडीपी में पहुंच जाते हैं, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा की जब बात आती है तो हम पहुंच जाते हैं सीधे 140 पोजीशन पे, 139 पोजीशन पे। इसीलिए हमारे देश के लोग गरीब हैं, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, खाने को कभी कभी किसी को नहीं मिलता। हालांकि इंडिया में चलो खाने वाने की प्रॉब्लम तो काफी शॉर्ट आउट हो गई है, लेकिन फिर भी अभी बेसिक फैसिलिटीज की प्रॉब्लम है, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज की प्रॉब्लम है। जीडीपी समझा दी मैंने आपको, जीडीपी पर कैपिटा समझा दिया जो हमारा लो है। एक सटीक एग्जांपल के साथ और समझा देता हूं कि हमारा देश ऐसे है जैसे एक स्काई स्क्रैपर होती है। स्काई स्क्रैपर होती है बहुत बड़ी बिल्डिंग, 30-40 फ्लोर की मान लो बिल्डिंग है, लेकिन हमारा देश जो है ना वो उस बिल्डिंग को तो ओन करता है, उसका मालिक है, लेकिन रह सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे रहा है। पूरा का पूरा देश ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा है और आपस में झगड़े करता है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे जो रिसोर्सेस हैं वो तो बटेंगे ही, और उसके अलावा जो भी फैसिलिटीज मिल रही है वो बटेगी, पैसा बटेगा, तो आपस में लड़ाई झगड़े हमारे बहुत सारे रहते हैं। और पॉलिटिशियंस जो हैं उन्होंने हमेशा ये मेक श्योर किया है कि भाई ग्राउंड फ्लोर पे ये लोग लड़ाई झगड़े करते रहे ताकि हमें वोट देते रहे और ग्राउंड फ्लोर पे काम चलता रहे। जबकि हमारे देश का जो पोटेंशियल है वो बाकी के 30-40 फ्लोर को भी कवर करने का है, वहां पे भी रहने का है और वहां की फैसिलिटीज को भी एंजॉय करने का है, जो होपफुली अगर पॉलिटिशियन सही आते रहे तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे। बस मैं ये भी क्लियर कर देता हूं साथ में कि मोदी गवर्नमेंट ने जो काम किया है उसकी थोड़ी तारीफ होनी चाहिए, ज्यादा नहीं। ज्यादा करोगे तो जीडीपी पर कैपिटा की बात भी करनी पड़ेगी। जो गवर्नमेंट जो है उसको छुपाती है या फिर उस पर बातचीत ज्यादा खास करती नहीं है। एक और चीज है जो मैं बताऊंगा आप पर, हालांकि ये देखा जाए कि पिछले 10-15 सालों में जीडीपी को अच्छा खासा एनहांस करा गया है, उसकी एप्रिसिएशन वो डिजर्व करते हैं। उसके अलावा उनसे जीडीपी पर कैपिटा का क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पे वो अपनी तारीफें कर रहे हैं। यही डेमोक्रेसी है, यही बैलेंस है।
खैर इसमें एक और सच्चाई है जो बताता हूं मैं आपको कि जीडीपी पर कैपिटा भी सही कैलकुलेशन नहीं देता आपको। आप पूरे देश की जीडीपी उठा रहे हो, उसको आप एवरेज पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हो, है ना। उससे एवरेज इंसान की कमाई नहीं निकल के आती है सामने, क्योंकि जो अमीर लोग बैठे हैं वो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। सपोज करो देश में 2 ही लोग हैं या 4 लोग हैं, ठीक है। ऊपर एक बहुत ही रिच आदमी बैठा है जो 1 लाख रुपए कमा रहा है, नीचे वाले सब 10-10 हजार रुपए कमा रहे हैं, तो 1,40,000 रुपए एवरेज हो गया 4 बंदों का, 10-10 हजार रुपए और 1 लाख उसका, तो 1,40,000 हो गया। अब जब आप 4 से उसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 तिया 12, 30,000 के ऊपर कुछ आएगा। जबकि ये नीचे वाले तो 10,000 ही कमा रहे हैं, तो उनकी जीडीपी पर कैपिटा का जो एवरेज आया है ना, हालांकि दिखाया ऐसे जाएगा कि सबके पास 30,000 रुपए हैं, लेकिन 30,000 है कहाँ, वो नीचे वाले 10,000 है, ऊपर वाले के पास 1 लाख है, बहुत बड़ा फर्क है। तो जीडीपी पर कैपिटा भी जो है वो प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं है इस बात की कि इंसान कितना गरीब है कितना अमीर है। हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच में डिफरेंस इसीलिए बढ़ता जा रहा है, जीडीपी भले ही बढ़ती हो लेकिन रिच और गरीब के बीच में डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, और ये एक बहुत ही प्रॉब्लम का इशू है। हालांकि एट द सेम टाइम दिमाग घुमाने वाली बात बताता हूं मैं आपको, क्योंकि ये समझना जरूरी है यार। मेरा काम है समझाना, मेरे पास हर चीज के सॉल्यूशंस नहीं है। आप जैसे लोग जब लाखों लोग सुनोगे ना तो आप सॉल्यूशन दे सकते हो। मैं अकेला कितना सॉल्यूशन दे सकता हूं, उतनी पोटेंशियल एक इंसान के अंदर, वो तो महापुरुषों के अंदर ही होता है इतना पोटेंशियल। तो मैं कहना क्या चाह रहा था कि रिच और गरीब का जो डिफरेंस है ना वो इंडिया जैसे कंट्री में बहुत हाई है, लेकिन एट द सेम टाइम रिच और गरीब के बीच का जो डिफरेंस है अगर वो कम हो जाए ना, बहुत कम हो जाए, तो फिर इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स होने लग जाती है, वो बहुत अच्छा ग्रो नहीं करती। इसका मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ क्यों ऐसा है। सपोज करो एक गांव में जो है वो 30 लोग रहते हैं, ठीक है, 30 लोग नहीं 10 लोग रहते हैं, इजी कैलकुलेशन के लिए। हर बंदा 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है लेकिन समझना। हर बंदा 1 लाख रुपए कमा रहा है, 10 बंदे रहते हैं तो 10 लाख रुपए हो गए पूरे गाँव के। अब गाँव का मुखिया ये सोचे, उसके पास पैसे नहीं है मुखिया के पास, ये मान लो आप, वो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव है। तो मुखिया ये सोचे कि भाई हमें अपने गांव को और डेवलप करने के लिए एक छोटी सी इंडस्ट्री लगानी है, किसी चीज़ की, चूड़ी बनानी है या फिर कुछ और बनाना है, कंगन वगैरह कुछ बनाना है, तो उसके लिए 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब जैसे ही आप 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के लिए डोनेशन मांगोगे ना 10 बंदों से, तो आपको सालों साल, हो सकता है 20-25 साल लग जाए उन सबको कन्विंस करने के लिए। तो गांव में 10 बंदे रहते हैं, अब 10 बंदों में से अगर आपको 5 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए तो 50-50 हजार रुपए हर किसी को डोनेट करने पड़ेंगे। आपको कई साल गुजर जाएंगे कन्विंस करने में हर एक को। लेकिन ऐसे ही अगर गाँव में एक बंदा होता जो 10 लाख रुपए कमा रहा होता और बाकियों की इनकम थोड़ी कम हो जाती, तो उसको कन्विंस करने में सरकार को या रिप्रेजेंटेटिव को हो सकता है कि साल लग जाता, 2 साल लग जाता, हो सकता है कि प्रेशर डालना पड़ता, पूरे गाँव को प्रोटेस्ट करने पड़ते, लेकिन फाइनली वो इन्वेस्टमेंट करता और वो 5 लाख रुपए दे देता। एक रिच बंदे को कन्विंस करना आसान होता है, और फाइनली वैसे भी अगर आप ये बोलो कि भाई रिच बंदा जो है उसको 50% की इक्विटी मिल जाएगी उस इंडस्ट्री में, जो फायदा आएगा 50% उसको ही मिलेगा, वो और ज़्यादा अमीर होगा तो वो जल्दी इन्वेस्टमेंट करेगा। ये एक तिकड़म है जो फंस जाती है, जो ट्रिक है जो हमेशा फंसती है, हर कंट्री में फंसती है। और ये मान लो आपके डिसएडवांटेज है इस बात का कि अगर रिच लोग नहीं होंगे ना आपके यहाँ, इसीलिए बोलते हैं कि जिस कंट्री में इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ना अच्छे खासे बड़े बड़े, उस कंट्री की ग्रोथ तेज होती है। इसीलिए सबको इक्वल पैसा बंटना ये भी एक प्रॉब्लम है। इसीलिए चाइना जो है ना वो सबसे तगड़ा ग्रो कर रहा है, क्योंकि उसके यहाँ डेमोक्रेसी तो है नहीं। सबसे मालदार कौन है? चाइना की गवर्नमेंट, चाइना की स्टेट, उसके पास दुनिया भर का पैसा है, कोई कंपनी उससे स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई आदमी तो उससे स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ही नहीं है। तो जब चाहे जैसे चाहे वहाँ इन्वेस्टमेंट कर देता है। कभी पुल बना रहा है 100 फीट ऊंचा, पता नहीं कितना ऊंचा, कभी कुछ बना रहा है, तो उसके पास पैसा है, लोगों को सीधे सीधे ऑर्डर देता है कि बनाना शुरू करो, पैसे मिलेंगे और काम शुरू हो जाता है। इंडिया में आप कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करोगे 50 तरीके के तो प्रोटेस्ट हो जाएंगे, कोई बिल लॉन्च करोगे 10 तरीके के प्रोटेस्ट हो जाएंगे, फिर ऊपर से करप्ट लोग, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, और फिर जो डेवलपमेंट जो है वो स्लो हो जाती है। और ये हर डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम है, यूएसए की भी प्रॉब्लम है। यूएसए जो है हमसे बहुत पहले आज़ाद हो गया था और बहुत पहले डेवलप होना शुरू हो चुका था, वरना जिस तरह के यूएसए के हालात आज हैं वो इंडिया से भी स्लोली ग्रो करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोगों में नेशनलिज्म कम है। यहाँ के लोगों में तो फिर भी नेशनलिज्म है कि भाई देश के लिए इतना तो कर देंगे, वहाँ वो भी नहीं है, वहाँ पे वो भी दिक्कत है। तो ये एक इसकी एनोमली है। एट द सेम टाइम एक और बात बताता हूँ मैं आपको जो और थोड़ा सा आपका दिमाग हिलाएगा। ये जो जीडीपी सब कुछ है ना, पूरा हिसाब है, ये अपने आप में एक इल्यूजन है। इल्यूजन कैसे, ये समझना आप। जीडीपी क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन, ठीक है। और ये इतना बड़ा एक जीडीपी की कैलकुलेशन, और जिसकी कंट्री की जीडीपी अच्छी है वो ज्यादा अच्छा कंट्री है, ये बोलना, ये तभी आप बोल पाओगे जब आप ये एज्यूम कर लो कि कोई भी नेचुरल बड़ी कैलेमिटी, मतलब कि नेचुरल डिजास्टर या फिर वर्ल्ड वॉर या ऐसा कोई भी चीज नहीं होगी, तभी ये जीडीपी मायने रखती है, वरना इस जीडीपी का कोई सेंस नहीं है। जीडीपी क्या होती है? प्रोडक्शन मतलब कि आलू बना रहे हो, आलू से चिप्स बना रहे हो, फिंगर चिप्स बना रहे हो, या फिर ये भी छोड़ो, सिंपल बताता हूँ, मूवीज बनती हैं,
थिएटर में मूवी लोग देख के आते हैं, ये सब कुछ जीडीपी का हिस्सा है। आईपीएल का मैच हो रहे हैं, आईपीएल हो रहा है इतना बड़ा, आईपीएल में लोग आईपीएल को देखने जा रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, हर तरफ से पैसा खर्च हो रहा है, इकॉनमी ग्रो कर रही है, जीडीपी का हिस्सा है, म्यूजिक कंसर्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन अभी जब इंडिया पाक का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस टाइम पे आईपीएल रुका था कि नहीं रुका था? जहां जहां फिल्म्स बन रही होंगी उन्होंने फिल्म बनाना छोड़ा होगा, रोका होगा कि नहीं रोका होगा? रोका होगा मोस्ट प्रोबेबली। जितने भी ये जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देने वाले बड़े बड़े चीजें हैं ना, ये सब रुक जाएंगी। अगर कोई भी वर्ल्ड वॉर की कंडीशन बनती है या नेचुरल डिजास्टर आता है, तो ये सब कुछ जो जीडीपी का हिस्सा है ना आज, ये सब कोलैप्स कर जाएगा। कौन तो आईपीएल खेलेगा, कौन तो म्यूजिक कंसर्ट्स को एंजॉय करने जाएगा? अगर कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर हो गया, वर्ल्ड वॉर हो गया, तो सिर्फ कुछ गिनती की चीजें इंपॉर्टेंट रह जाएंगी, और वो है पानी, खाना, रहना, रोटी कपड़ा मकान वाली कहानी है, वो बच जाएगा बस। और वो बचेगा ना, तो जीडीपी सब ऐसे में कोई काम नहीं है जीडीपी वीडीपी का, जीडीपी सब कोलैप्स हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए अक्सर जब कभी ऐसी कैलेमिटी आती है ना, जैसे कोविड आया था, तो अपना जो स्टॉक मार्केट है उसको बंद कर दिया गया था, अपना जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको रोक दिया गया था। क्यों रोक दिया गया था? क्योंकि उसका कोई सेंस ही नहीं है। अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर हुआ, वर्ल्ड वॉर हुआ ना, तो उसका कोई सेंस ही नहीं है, जीडीपी का कोई सेंस ही नहीं है। ये जितने भी कंट्रीज है ना, वेस्टर्न कंट्रीज जो जीडीपी अच्छी लेके बैठे हैं, जीडीपी पर कैपिटा अच्छी लेके बैठे हैं, अच्छी इकॉनमी लेके बैठे हैं, ये सब बहुत गंदे तरीके से कोलैप्स करेंगे, बहुत ही गंदे तरीके से। इसीलिए ग्लोबली पीस का होना बहुत जरूरी है इस जीडीपी के मैकेनिज्म को चलते रहने के लिए। पर एट द सेम टाइम अगर कोई नेचुरल डिजास्टर ना आए और कोई नेचुरल कैलेमिटी ना आए ना, तब भी दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि ये जो जीडीपी का पूरा मैकेनिज्म है ना, ये स्ट्रेस जो डाल रहा है, ये बहुत ज्यादा गंदा स्ट्रेस डाल रहा है। ये पहली चीज तो नेचुरल रिसोर्सेज पे स्ट्रेस डालता है। भाई आप एग्रीकल्चर में जाते हो तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड्स और ज्यादा से ज्यादा उपज करने की कोशिश करी जाती है, चाहे केमिकल्स लगाओ चाहे कुछ लगाओ, ताकि ज्यादा पैसा कमाया जा सके। अब माइनिंग की तरफ जाओ, जबरदस्ती माइनिंग बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, जहां पे आयरन निकाला जा रहा है और बाकी के मटेरियल निकाले जा रहे हैं, ताकि लोगों के लिए सामान बनाया जा सके और बेचा जा सके। लेकिन कब तक ये नेचुरल रिसोर्सेज कब तक चलेंगे? दूसरी तरफ जो कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज या सॉफ्टवेयर कंपनीज या बहुत सारी कंपनीज, ये इतना ज्यादा स्ट्रेस इंसान पे डाल रही हैं, ह्यूमन रिसोर्स पे। ह्यूमन भी तो रिसोर्स ही है ना। आदमियों के दिमाग पे इतना प्रेशर डलता, आए दिन खबर आती है यार कि उस आदमी ने क्विट कर दिया, उस आदमी ने क्विट कर दिया, जिंदगी से कई बार क्विट कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई इतना प्रेशर था कंपनी की तरफ से कि काम ही काम, 24 घंटे काम ही काम, ईएमआई, ये सब कुछ, ये भी तो सब कुछ जीडीपी और मॉडर्न कैपिटलिज्म का हिस्सा है। तो अगर वॉर या नेचुरल डिजास्टर नहीं भी आया, तो ये बाकी की जो चीजें है ना, जिसमें रिसोर्सेज का बहुत गंदा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ये भी तो ब्रेक डाउन कर सकते हैं। और जिस दिन ब्रेक डाउन करेंगे, फिर जीडीपी जो एक बबल है या फिर एक बलून है, वो फूट जाएगा। तो इस वीडियो में आप बोलोगे कि ऋषभ भाई आपने तो कंफ्यूज कर दिया, क्या सेंस है इस वीडियो का, आपने तो जो है हमें घबरा दिया, हमें डरा दिया। पर यार मेरे पास भी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जितना आप पढ़ते हो, जितना आप समझते हो, आपको समझ में आता है कि हम एक ऐसी दौड़ में लगे हुए हैं जहां हो सकता है कि सारे के सारे ही हारे। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या नहीं है, हो सकता है आप में से लाखों लोगों में से कोई स्मार्ट हो जो सॉल्यूशन बता दे नीचे कमेंट बॉक्स में। बस मेरा काम तो यह है कि आपको अवेयर करूं, बाकी आप आओ डिस्कस करते हैं।